कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके घर में बड़ी बहू थी पूनम, जो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती थी। उसके 2 बच्चे थे, मोनी और सोनू। पूनम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहती थी और वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए हमेशा मना करती थी। सोनू, कितनी बार कहा है बाहर खेलने नहीं जाना है, घर में रहो और पढ़ाई करो। मम्मी बस आधा घंटा, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। आधे घंटे में क्या खेलोगे, यहाँ बैठो किताब लेकर। मम्मी, क्या हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, टीवी से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कैरियर किताब पढ़ने से बनेगा। अरे यार, बच्चों को कभी थोड़ा बाहर भी खेलने दिया करो, इतना सख्त ना बनो इनके साथ। और बिगाड़ो इन्हें, फिर मुझे मत बोलना कि कुछ किया नहीं इन्होंने पेपर में। अरे बहू, थोड़ा तो जीने दो बच्चों को। माँ जी, मैं जो कर रही हूँ ना, इनके भले के लिए कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी तो स्कूल की प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त निकली। तुम लोग मजाक बनाओ या जो भी कहो, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखूंगी। हाँ। अब सबने हंसी मजाक में बात टाल दी। कुछ दिन बाद विमला और पूनम ने मिलकर पंकज की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सीधी सादी लड़की सौम्या पसंद आ गई, लेकिन जब सब लड़की देखने उनके घर गए तो सौम्या की एक बात ने सभी को चौंका दिया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो शादी के बाद घर के काम नहीं करेगी। आप सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शादी के बाद घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में काम का बोझ नहीं है। हाँ सौम्या, तुम तो बस घर को अपना मानो, हमारे लिए यही बड़ी बात होगी, बाकी हम सब खुद संभालेंगे। धन्यवाद दीदी। तो अब शादी तय समझे? घर में अब नई भाभी आएंगी तो मस्ती दोगुनी हो जाएगी। देखना पूनम, अब तेरा रूल्स वाला सिस्टम ढीला पड़ जाएगा। मेरे रहते ये नामुमकिन है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। शाबाश बहू। कुछ दिनों बाद शादी करके सौम्या अपने घर आ गई, लेकिन शादी के कुछ ही दिन में सौम्या को अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूनम, विमला और महक मिलकर हंसी मजाक में घर के काम करते थे। इस वजह से सौम्या को घर में अपनी वैल्यू 0 लगने लगी थी। यहाँ तो सब अपने में मस्त है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। एक दिन सौम्या बहुत परेशान हो गई और जब सबने रात का खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब सौम्या ने पंकज से कहा, सुनिए ना पंकज, आपके घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुमको अभी थोड़ा समय लगेगा। समय या दूरी? मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। अब सौम्या ने ठान लिया कि वो इस घर में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाएगी। एक दिन उसने देखा कि पूनम अपने बच्चों को बाहर खेलने से फिर मना कर रही है। बच्चों की उदासी ने उसे कुछ करने का इशारा किया। अगर मैं इन बच्चों को बाहर खेलने भेजूंगी तो ये बच्चे खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे और तब मेरी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। अब सौम्या बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ मोनी, उदास क्यों हो बेटा? चाची देखो, मम्मा हमें बाहर खेलने जाने नहीं देती। हाँ चाची, हमारा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम दोनों को बस 2 घंटे के लिए बाहर खेलने जाने दूंगी। हाँ सच चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन एक शर्त है, टाइम से घर पर वापस आ जाना। पक्का चाची, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। शायद यही मेरा पहला कदम होगा इस घर में कुछ बनने का। शाम होते होते 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद पूनम ने बच्चों को घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे बताया कि बच्चों को उसने बाहर भेजा है, तो घर में बवाल मच गया। दीदी, बच्चों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको भी बाहर खेलने का मन होता है। ये बचपन में बाहर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अरे वाह बहू, आज तो तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे बच्चे है कहाँ? वो माँ जी, मैंने उनको बाहर खेलने जाने दिया, वो बहुत उदास थे ना। सौम्या, तुमने बच्चों को बाहर क्यों भेजा और किससे पूछकर जाने दिया? दीदी, बस खेलने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाने दिया था। सौम्या बहू, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब तो 3 घंटे हो गए, रात के 8 बज रहे, कहाँ है वो दोनों? मैं पार्क में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। हे भगवान, बच्चे ठीक हो, बस मेरी वजह से ये सब हो गया। सुनो सौम्या, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों से जुड़ी चीज में दखल नहीं दोगी, समझी? पूरा घर बाहर बच्चों को ढूंढने गया, लेकिन बच्चे पार्क में नहीं थे। अब वो लोग वापस घर पर आ गए। यहाँ पूनम और विमला सौम्या पर भड़क रही थी।
देखो माँ जी, अभी तक मैं बच्चों को संभाल रही थी तो सब सही था। इन महारानी ने आकर बच्चों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। कहाँ है मेरे बच्चे? अरे सौम्या बहू, क्या किया तूने? कहाँ गए बच्चे? तुझे अकल वकल है कि नहीं? कहीं कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया बच्चों को? सॉरी माँ जी, माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आजा मेरे सामने से, मेरे बच्चों को लेकर आजा। सौम्या जैसे ही बच्चों को ढूंढने मुड़ी तो दोनों बच्चे अंदर के कमरे से हंसते हुए बाहर आए। अब बच्चों ने बताया, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मी हम तो यहीं खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे मम्मी। चाची क्या हुआ? घर में ही थे। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहा था। सौम्या अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। मैंने तो अच्छे के लिए किया था पर सब उल्टा हो गया। अब मुझे और समझदारी से चलना होगा। एक दिन घर में पूजा का अनुष्ठान होना था। विमला ने पूरे मन से मंदिर को सजाया और अपने पुराने पीतल के दीपक को साफ कर कर वही स्थान दिया जो वर्षों से पूजा में रखा जाता था। अब सौम्या ने जैसी सजावट देखी उसे लगा यह अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अरे वाह, आज तो पूजा है घर में, ये तो अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी और सजावट कर दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। अब सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और उसने मंदिर के चारों ओर फूलों की लड़ियां लटका दी, चमकदार लाइट्स लगा दी और पुराने पीतल के दीपक को हटाकर एक नया मिट्टी का बड़ा दीपक फूलों से सजा दिया। कुछ देर बाद जिठानी की नजर उस पर पड़ी तो वो भड़क गई। ये क्या कर रही हो सौम्या? पीतल वाला दीपक कहाँ गया? माँ जी ने खुद रखा था वो। अरे पूनम क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी यहाँ आइए जरा मंदिर में, देखिए आपकी बहू ने क्या कर दिया। विमला तेजी से मंदिर में आती है और सजावट देखकर गुस्सा होकर कहती है, अरे बहू ये पीतल का दीपक कहाँ गया और ये मिट्टी का बर्तन किसने रख दिया? वो माँ जी, मैंने सोचा इससे सजावट और अच्छी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा। बहू तुम्हें किसने कहा था मंदिर की चीजों से छेड़छाड़ करने को? ये दीपक हमारे घर का पूजनीय दीपक है, इसी से हर बार पूजा होती है और तुमने उसे हटा दिया। माँ जी मैं तो कहती हूँ सौम्या को हर काम में अपनी चालाकी दिखानी है, इससे सब कुछ खुद ही अच्छा करना है और बाकियों को मूर्ख समझती है। मैं तो बस अच्छा करना चाहती थी दीदी। हर बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ न कुछ उल्टा कर देती हो। तुझसे किसी ने कहा था क्या ये सब करने को? नहीं माँ जी। तो क्यों यहाँ आकर अपनी अकल लगाने लगी? घर का कोई काम नहीं करती और जो नहीं करना होता है हमेशा उसमें घुसती है। छोड़िए माँ जी, इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। सब उसे डांट कर चले गए। वो बस अकेले मंदिर में खड़ी रही और सोचने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो मैं इतने प्यार से मंदिर सजा रही थी, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन सौम्या ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से कोशिश करेगी और खुद को साबित करेगी। एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार और बदन दर्द से कराह रही थी। घर में सब भाग दौड़ में लगे थे। पूनम सास की सेवा कर रही थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने YouTube पर एक काढ़ा देखा था, इससे माँ जी ठीक हो जाएंगी और इसे सब देखेंगे भी कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो फौरन किचन में गई, अदरक, हल्दी, दालचीनी के साथ लहसुन डालकर काढ़ा बनाया और कप में भरकर अपनी सास के पास लेकर आई। माँ जी ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, सच में ये तूने बनाया क्या बहू? जी माँ जी। माँ जी ध्यान से पीना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी सौम्या का कोई काम सीधा नहीं होता। अरे नहीं पूनम बहू, ये देख, ये मदद करने की कोशिश करती है, काढ़ा पी ही लेती हूँ। अब जैसे ही विमला ने पहला घूंट लिया अचानक वो जोर जोर से छींकने लगी और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। अरे राम, ये क्या डाला इसमें बहू? मेरी सांसें फूली। बाजी क्या हुआ? इसमें ऐसे काढ़े में कुछ डाला, लहसुन की महक आ रही है। अरे पागल सौम्या, तुझे नहीं पता माँ जी को लहसुन से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो बस YouTube पर रेसिपी देखकर काढ़ा बना लिया। बकवास मत कर, YouTube से माँ जी का इलाज करेगी? डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू उससे। तो वो बस हर काम में टांग अड़ाना जानती है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ कुछ नया करने चली आती है। मैं बस माँ जी की मदद करना चाहती थी। तेरी मदद से घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। क्या समझती है खुद को? हर बार कुछ न कुछ उल्टा कर देती है। तेरे काम करने का ये तरीका एक दिन सबको भारी पड़ेगा। डांट खाकर सौम्या चुप खड़ी थी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को उससे हमदर्दी नहीं थी। एक बार फिर उसकी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ गई। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर माँ जी को इस गाड़ी से कुछ हो जाता तो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा अपने कमरे में। मैं भी, आप जाओ, अभी सब आपसे गुस्सा है, थोड़ी देर बाद मैं आना। सौम्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती। पूनम ने बहुत हिम्मत से बिमला को संभाला, लेकिन उसको सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महक, सौम्या गई कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने उनको कमरे में भेज दिया। ठीक किया, यहाँ रहती तो उसको देख देख कर मेरा खून खौलता रहता। मैं अब ठीक हूँ बहू, जाने दे, उसने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। माँ जी, मुझे उस सौम्या पर एक रत्ती भरोसा नहीं है, भगवान जाने कब क्या कर देती है। कुछ दिन बाद एक दोपहर महक और उसकी माँ विमला अपने कमरे में बैठी आपस में बात कर रही थी और बाहर गलियारे में खड़ी सौम्या पानी लेने जा रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो धीरे से रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, इतने दिन हो गए, आकाश ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, मैंने बहुत समझाया था उन्हें, लेकिन दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। माँ, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि वो मुझे ससुराल वापस बुला ले? अब तू अपने मायके में ही खुश रहा करना बेटा, जब उन्हें तेरी याद आएगी तो आएंगे खुद बुलाने। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा कभी हो पाएगा। अरे भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो एक दिन तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे पर उदासी छा गई। साथ में उसे अपनी ननद के ससुराल वालों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये एक और मौका है जब वो घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन उठाकर महक के पति आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, मैं सौम्या बोल रही हूँ, महक की भाभी। अपनी माँ को फोन दीजिए। जी देता हूँ। मम्मी, महक की भाभी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? बहू को ऐसे घर से निकाल दिया, उससे ज्यादा दहेज नहीं मिला तो क्या? हाँ, इंसानियत तो रखिए। तमीज से बात करो। होती कौन हो तुम हमें सिखाने वाली? मैं वो हूँ जो आपकी बहू को रोते हुए देखती हूँ रोज। अगर थोड़ा भी दिल है तो महक को लेने आ जाइए और शर्म करिए कि उसके परिवार वाले अभी भी चुप है। तो क्या मतलब चुप है तो? हैं? क्या कर लोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती लड़की के ससुराल वालों को ऐसा बोलते हुए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम मुझे बदतमीज बोल रही है? रुक आती हूँ मैं महक को बताने। अरे आ जाओ और देखो कितनी परेशान है। सौम्या ने फोन काट दिया और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कहाँ है वो लड़की जिससे फोन किया था? क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? आपकी बहू ने जो किया, जो कहा, वो सुनाया जाए क्या आपको? हम दहेज लोभी हैं, हम बहू को घर से निकालने वाले लोग हैं। माँ जी, मैं चुप। और तू, सौम्या नाम है ना तेरा? तमीज है तुम्हारे अंदर? तुम रिश्तों को जोड़ने आई थी या तोड़ने? अरे मैंने तो बस क्या जहर भर दिया हमारे रिश्तों में? मम्मी रहने दीजिए। चुप कर, अब कोई नहीं ले जाएगा इसे। यहीं रहेगी तेरी बीवी अपनी समझदार भाभी के साथ। चल यहाँ से। सुनीता और आकाश गुस्से में महक को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। ये क्या किया तूने सौम्या? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर के काम होते नहीं इनसे और बाहर की दुनिया संभालने चली है। कर दी महक की जिंदगी बर्बाद। एक बार पूछ तो लेती बहू किसी से, तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ती है।
तुम्हारा हर फैसला घर को नुकसान दे रहा है सौम्या। अब समझ में आया तुम्हारे स्मार्टनेस का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से महक की जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बस महक की मदद करना चाहती थी। मदद? इसको मदद कहते हैं? आगे से किसी भी रिश्ते में मत बोलना सौम्या, तुम्हारी हर बात आग लगा देती है। तुम बस चुपचाप खाना खाओ और जियो, कुछ मत करना अब इस घर के लिए। ये सुनकर सौम्या टूट गई। उसने सोचा था वो सबके दिल में जगह बना लेगी, पर हर बार उसकी कोशिशें उसे और गिरा देती थी। उस रात सौम्या पलंग के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवालों का तूफान था। तभी पंकज उसके पास आता है। सौम्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पंकज, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं सबको इतनी गलत क्यों लगती हूँ। अब मैं क्या बोलूं सौम्या? घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता, और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी जैसे इंसल्ट ही होती जा रही है। तुम ये सब महसूस करती हो जब तुम खुद अकेली रहना पसंद करती हो। सोचो, क्या तुमने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश की? मतलब? कभी भाभी से जाकर कहा, भाभी आज मैं आपकी मदद करूं? कभी माँ से पूछा, माँ आपके लिए चाय बना दो? या महक से प्यार से बात की तुमने? कभी नहीं। नहीं, मैंने ये कभी खुद से नहीं किया। तो फिर लोग तुमसे बात क्यों करेंगे? जब बात करने की कोई वजह ही नहीं बनती तो रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे लगा था वो लोग खुद आएंगे, मुझे समझेंगे। सौम्या को भावुक देख पंकज उसे समझाने लगा। इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो तब जब हम खुद लोगों को समझने की कोशिश करें। तो मेरी ही गलती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन मैंने खुद कभी आगे बढ़कर बात ही नहीं की। अगर तुम वाकई में चाहो तो बहुत कुछ बदल सकती हो। अब मैं सबके साथ खुद से बात करूंगी, उनके काम में हाथ बटाऊंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। बस यही सौम्या चाहिए घर को, पर देखना सब तुम्हें सर पर बिठाएंगे। उस रात सौम्या ने सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का नहीं किया, उसने एक नया रिश्ता गढ़ने की शुरुआत भी की। ये देखकर पंकज को दिल से खुशी हुई। अरे जीजा जी, आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, आज एक मीटिंग में जाना है। अरे जीजा जी, एक 500 रुपए तो देना। बिल्लू, तू परसों ही तो मुझसे 1000 रुपए लेकर गया था। अरे जीजा जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये ले 500 रुपए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बिल्लू को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोज अपने जीजाजी से किसी न किसी बहाने पैसे मांग लेता और जुआ खेलकर सब पैसे गंवा देता। फिर एक शाम, हे भगवान, तूने मेरी दीदी की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? क्यों, क्या हुआ बिल्लू? क्या बताऊं दीदी, अभी अभी तेरी सास की बातें सुनकर आ रहा हूं। वो अपनी पड़ोस की औरत से तेरी बुराई कर रही थी। कहती हैं मेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, कोई काम ठीक से नहीं करती। क्या बाजी ऐसा कह रही थी? हाँ दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था तेरी सास तुझे पसंद नहीं करती। अरे तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। मम्मी पापा ने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू अपनी पूरी जिंदगी घर के छोटे मोटे काम करने में बिता दे। हे भगवान, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो मैं और क्या करूं? शादी के बाद हर लड़की की यही जिंदगी होती है। अरे दीदी, तो अपने पैरों पर खड़ी हो जा, अपना खुद का बिजनेस चालू कर। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे दीदी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक से बढ़कर एक बिजनेस के प्लान हैं। बस तुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तू सच कह रहा है? ऐसा हो सकता है? हाँ दीदी, तेरी कसम, तू तो जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। बस कल से तू घर का सारा काम अपनी उस चालू सास से करवाया कर। अरे बुढ़िया दिन भर लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। जितना जल्दी हो सके उस बुढ़िया को घर से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ।
सरिता घर के सारे काम अपनी सास से करवाने लगी। माँ जी, ये सारे बर्तन जल्दी से साफ कर दीजिए और शाम का खाना भी बना के रखिएगा। मैं जरा अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। अरे बहू, मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी, अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मैं आपको मुफ्त में बिठाकर नहीं खिला सकती। हाँ, ऐसा मत कह बहू, मैं देख लूंगी, चिंता मत कर। इतना कह के सरिता चली जाती है। इसी तरह सास दिन भर काम करती है और कुछ दिन में बहू के अत्याचार से तंग आकर सरिता की सास घर छोड़कर अलग रहने लगती है। योगेश भी अपनी पत्नी की बातों में आकर चुप्पी साध लेता है। उधर बिल्लो बिजनेस के नाम पर सरिता से रोज पैसे लेकर जाता और उन पैसों से जुआ खेलता। धीरे धीरे सरिता ने चोरी करके योगेश के बैंक में जमा सारे रुपए बिल्लो को निकालकर दे दिए। फिर एक दिन, अरे बिल्लो, क्या हुआ? हमारा बिजनेस कब शुरू होगा? इतने दिन हो गए, तू सारे पैसे भी ले गया है। अरे दीदी, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, तू बेकार में चिंता कर रही है। अरे पूछ रही हूं ना मेरे भाई, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज मीटिंग है इसी काम को लेकर। इतना कह के बिल्लू चला जाता है और सरिता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हर बार बेवकूफ बना देता है। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सरिता के बेटे राजू का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल वाले उसके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगते हैं। योगेश पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचता है, लेकिन सरिता के खाते में 100 रुपए जमा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। योगेश वापस आकर सरिता से पैसों के बारे में पूछता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, बिना आपसे पूछे सारे रुपए मैंने बिल्लू को दे दिए। ये तुमने क्या कर दिया? योगेश जल्दी से बिल्लू को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तभी सरिता की सास कहती हैं, तू चिंता मत कर योगेश, तेरे पिताजी मेरे नाम पर कुछ पैसे छोड़ गए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। और इस तरह सरिता की सास पैसों का इंतजाम कर देती है और राजू की जान बच जाती है। अब सरिता को सारी बात समझ में आ जाती है कि इतने दिनों में सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। अरे बहू, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर उस दिन के बाद बिल्लो अपनी बहन के घर कभी दिखाई नहीं दिया। शिक्षा, धोखेबाज रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। राशि, अरे ओ बहू, अरे देख तो टीवी में दिखा रहे हैं शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर गुंडा कल्लू कालिया जेल तोड़कर भाग गया है और हमारे ही इलाके में घूम रहा है। अरे माँ, क्या कह रही हो? पूरे घर की खिड़की दरवाजे खुले हैं, ये और ससुर जी भी 2 दिनों के लिए शहर से बाहर हैं। बेटा चल चल, जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे। हाँ हाँ माँ, चलिए। लेकिन जैसे ही सास दरवाजा बंद करने जाती है, सामने खड़ा होता है कल्लू कालिया। चलो बढ़िया, अंदर चलो। क्यों दिन दहाड़े दरवाजा तोड़ने की मेहनत करवाना चाहती हो? सास तो सामने कल्लू कालिया को देखकर दंग ही रह जाती है। कल्लू कालिया, तुम कोई और दरवाजा देख लो, हमारे घर तो वैसे भी खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। ओए बुढ़िया, गैंगस्टर हूँ मैं, भिखारी समझा है कि कोई और दरवाजा देख लूं? चल चल अंदर चल, वैसे भी तेरे घर में 2 दिन कोई नहीं है, आराम यहीं करूँगा। और सुन, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले, क्योंकि कल्लू कालिया को सन्नाटा पसंद है। तभी वहां राशि आ जाती है। अरे मम्मी जी,
आपके भाई आए हैं। नमस्ते मामा जी। ये बोलकर वो सर पर पल्ला ले लेती है। अरे चुप, मेरा भाई तो चांद की तरह गोरा चिट्टा सुंदर है। ये तो वो गैंगस्टर है कल्लू कालिया। ओह, ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी? पुलिस को फोन करिए ना। सुना है इनाम भी है मामा जी, माफ करिए, ये कल्लू कालिया पर। हाँ हाँ, करो करो, लो मैं नंबर मिला देता हूँ। इनाम चाहिए ना तुझे? रुक, अभी तेरी सॉस की चटनी बनाता हूँ मैं। अरे मेरी चटनी क्यों? मैं थोड़ी ना पुलिस को बुलाने के लिए कह रही हूँ। ये बोल रही है इसका भरता बनाओ। वाह मम्मी जी वाह, भाई आपका भरता मेरा बनेगा। अरे ये क्या भाई भाई किए जा रही है? ये तुझे मेरे खानदान का लग रहा है क्या? दोनों की लड़ाई सुनकर कल्लू कालिया जोर से चिल्लाता है। चुप, बिल्कुल चुप। सामने इतना बड़ा गैंगस्टर खड़ा है, लेकिन कोई इज्जत है कि नहीं? सास बहू का ड्रामा कहीं भी कभी भी शुरू कर देती हो। कल्लू कालिया की बात सुनकर दोनों सास बहू चुप हो जाती हैं। जाओ, अब खाना बना कर ले आओ। जी, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है मामा जी? सास बहू के मामा जी वाले ड्रामे को पसंद नहीं करती है, लेकिन करे भी तो क्या, सो चुप हो जाती है। देखो बेटी, तुम कुछ सिंपल ही बना लो, खाने में मिर्च कम, और हाँ, रायता बना लेना अनार का। अनार का रायता? वाह मामा जी वाह, ये तो मम्मी जी का भी फेवरेट है। अच्छा, मीठे में क्या बनाऊं मामा जी? मीठे में तो चीनी का पराठा ही पसंद है मुझे। अरे मामा जी वाह वाह वाह, कहीं आप और मम्मी जी सच में बचपन में बिछड़ तो नहीं गए थे ना? उन्हें भी चीनी के पराठे बहुत पसंद है। आप दोनों की नाक भी वैसे एक जैसी ही है। कल्लू सास की तरफ देखता है। नहीं नहीं, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, और वो भी इतनी गोरी चिट्टी, ना बाबा ना। बहू, जा जाकर अब खाना बनाकर ला अपने मामा जी के लिए। भैया, तब तक ये पिस्तौल हमको दे दो, रखाते हैं अलमारी में, जल गई तो मुश्किल हो जाएगी ना। पागल समझी हो जो भैया भैया और मामा मामा कहकर पिस्तौल ले लोगी? गुंडा है हम, गुंडा। और जैसे तुम सिंदूर लगाती हो वैसे ही हम बंदूक रखते हैं, समझी? सास डर कर बैठ जाती है कि तभी वहां बहू खाना लेकर आ जाती है। मामा जी, खाना खा लीजिए। कल्लू खाना खाता है कि तभी बहू बोलती है। अरे मम्मी जी, क्या खड़ी खड़ी देख रही हैं? जरा पास का पंखा उड़ाकर मामा जी को पंखा झल दो। सास का पारा 7वें आसमान में पहुंचने ही वाला होता है कि कल्लू बोलता है। हाँ हाँ बहन, जरा जल्दी चलो, पंखा, गर्मी बहुत है। पंखा तो मैंने अपने पति के लिए ना झला। कल्लू का हाथ पिस्तौल पर जाता है, जिसे सास देख लेती है। लेकिन भाई का दर्जा तो पति से भी ऊपर होता है। अभी मैं अपने भाई को पंखा झल देती हूँ। ये कहकर वो उसे पंखा करने लगती है। तभी बहू फिर बोल पड़ती है। तो मामा जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? बस बेटा, मुश्किल से 4वीं पास की थी कि मन ना लगा पढ़ाई में, फिर यही अपना काम शुरू कर दिया छिनैती का। मामा जी, कितना तक कमा लेते होंगे आप? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों, तूने अकाउंट संभालना है क्या कल्लू भाई का? अरे माँ जी, हाथ जरा जोर जोर से चलाओ ना, मामा जी को कितना पसीना आ रहा है। हाँ तो मामा जी, कितना तक कमा लेते हैं आप? बेटा, बस कमाई का तो ये है कि काम मंदा ही है। जब से ये औरतें नकली गहने पहनने लगी हैं, तब से बस समझ लो, कभी कोई छोटा सा कान का बुंदा या फिर 100-200 रुपए रखे हुए होते हैं पर्स में, उसमें भी पुलिस का खतरा। और तो और मामा जी, कंपटीशन भी तो बहुत है आप लोगों की लाइन में। अरे क्या बताए बिटिया, कंपटीशन का तो यह है कि सबकी मिली भगत है। ऑटो वाले से लेकर पुलिस वाले से लेकर सारे नाते रिश्तेदार। नाते रिश्तेदार? वो कैसे मामा जी? अरे अभी किसी बहू का फोन आया, कह रही थी सास का हार चुराना है, बदले में 5,000 देगी। अब बेटा, हार चुराओ 5 लाख का और मिले 5,000। अब इतने कम मार्जिन में कौन काम करता है? ना मामा जी ना,
मैं तो आपसे कांटेक्ट करूंगी तो 20,000 से कम नहीं दूंगी। अरे बहू चुप हो जा, मेरे पास कोई हार वार नहीं है। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? अब मामा जी से क्या छुपाना? वो रानी हार, 9 लखा हार जो आपको पापा जी ने दिया था, मेरी माँ से भी तो आपने मुंह खोलकर मांगा था। 4 तोले की कंगन सब कहाँ रखे हैं मम्मी जी? अब ये सुनकर कल्लू कालिया के अंदर का गुंडा जाग जाता है। अरे वाह भाई वाह, किस्मत हो तो कल्लू कालिया जैसी। खाना मनपसंद, अब डकैती भी मनपसंद। अरे सुन बढ़िया, चल सारे जेवर निकाल, मैं आज ही जा रहा हूँ। इतने सारे गहने लेकर तो 1 साल आराम करूंगा, कोई टेंशन नहीं। चल बता जल्दी कहाँ रखा है। सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है। देखो कल्लू भाई, मैंने तुम्हें भाई बोला है, मेरे गहने मत लो प्लीज। ओए सुन, कल्लू किसी का भाई वाई नहीं है, चल जल्दी से गहने लेकर आ। अरे मामा जी कैसी बात करते हैं, वो मेरी सास है, इतनी आसानी से गहने दे देती तो क्या वो गहने मेरे पास ना होते? चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मम्मी जी के कमरे तक, जहाँ ये अपने गहने रखती हैं। लेकिन मामा जी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मामा जी वो पूजा वाला कमरा है, वहाँ बंदूक और चप्पल के साथ आप नहीं जा सकते। बंदूक के बिना तो बेटा मैं बाथरूम तक नहीं जाता। फिर रहने दीजिए मामा जी, आप किसी और दिन आ जाइएगा, तब मैं ये गहने पूजा रूम से निकाल कर किसी और रूम में रख दूंगी। अब तक इतना तो विश्वास हो ही गया होगा ना आपको मुझ पर। नहीं नहीं बहू, तुझ पर तो कोई शक है ही नहीं। चल ये ले बंदूक पकड़ और ले चल मुझे उस कमरे में। बहू उसे एक कमरे में ले जाती है और दूर से अलमारी दिखाकर कहती है, मामा जी इसी में माँ अपने सारे गहने और घर का सारा कैश रखती है। बस फिर क्या था। कल्लू कालिया भाग कर जाता है और अलमारी को खोलता ही है कि उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। और बिटिया, दरवाजा लग रहा है बंद हो गया है और ये अलमारी भी नहीं खुल रही है, जरा जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर से बहू कहती है, अरे मामा जी ये दरवाजा तो पुलिस के आने पर ही खुलेगा। बेटा डील कर ले, जेवर आधे तेरे आधे मेरे, मुझे जाने दे। अरे मामा जी मैं माँ जी की इकलौती बहू हूँ, इनके मरने के बाद तो सारा का सारा जेवर मेरा ही हो जाएगा, आप इसकी चिंता न करें। तभी वहां पुलिस आ जाती है और कल्लू को लेकर जाने लगती है कि तभी कल्लू पास खड़ी सास बहू से कहता है, सारे जमाने की चालाकी एक तरफ और सास बहू के रिश्ते की चालाकी एक तरफ, और हाँ मैं फिर आऊंगा सारे जेवर लेने। वैसे क्या परीक्षा ले रही हैं भाभी जी? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही खाना बनाने की, और कुछ नहीं बहन जी। अरे उसमें तो हमारी बेटी चैंपियन है, सच में इतना अच्छा खाना बना लेती है कि पूछे ही मत। फिर तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब, आपकी बेटी तो पास हो ही जाएगी। हाँ हाँ हो ही जाएगी। ये लो आ गए दोनों, आ जाओ रवीना यहाँ बैठो बेटा। हाँ हाँ बैठो बेटा। तो कैसा रहा इम्तिहान बहन जी? अरे भाभी जी, एग्जाम का रिजल्ट उसी वक्त थोड़ी ना आ जाता है, वक्त तो लगता ही है। आप लीजिए ना ये नाश्ता, ये बातें तो होती रहेंगी। मम्मी के हाव भाव से लग रहा है कि ये भी रिजेक्ट ही हो जाएगी। बहन जी हमें तो आपका आकाश पसंद है, और हमारी रवीना को भी। वो तो आकाश की फोटो देखकर ही बड़ी खुश हो गई थी। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे होनहार लड़के। आकाश दिखने में कितना हैंडसम भी तो है। तो हम बात को आगे बढ़ाएं? अरे भाई साहब, आप तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं, हमें कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए, हम बताते हैं आपको। ठीक है फिर अभी हम चलते हैं, आप हमें फोन पर बता दीजिएगा कि हम शगुन लेकर कब आएं। जी जी बिल्कुल। रवीना के माता पिता के जाते ही कावेरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिढ़ने लगी। कब शगुन लेकर आए? अरे पहले बेटी को तुअर की दाल में और मूंग की दाल में फर्क करना तो सिखाए। अरे मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ शांत हो जाओ भाग्यवान। अरे कैसे शांत हो जाओ, बताओ। एक ही शर्त है मेरी कि बस लड़की को रसोई अच्छे से संभालनी आनी चाहिए, और क्या मांगा है मैंने? अरे मम्मी आजकल की लड़कियों को खाना बनाने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे पहले था। हाँ कावेरी, ऐसे तो आकाश के लिए कोई नहीं मिलने वाली।
हाँ तो कोई बात नहीं, तू कमा रहा बैठना, लेकिन ऐसी लड़कियों से मैं तेरी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी, समझा? हाँ हाँ समझ गया। अब मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन, 2 दिन बाद एक और लड़की आने वाली है तुझे देखने, तैयार रहना। अरे मैं तो बाद में पसंद करूंगा, आप पहले उसकी परीक्षा ले लेना, फिर देख लेंगे, ठीक है? ये बात भी ठीक ही है। आप चुप रहिए जी, आपकी माँ ने भी तो ली थी मेरी परीक्षा। अब मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। हाँ, खुद की माँ की बात आ गई तो भाग रहे हो। कावेरी की हमेशा से बस एक ही शर्त रही थी कि आकाश की पत्नी को रसोई संभालना आता हो, लेकिन आज तक कावेरी को एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली थी जो इस परीक्षा को पार कर सके। जल्दी आ, अरे जल्दी आ। अरे क्या हो गया? अरे रिजल्ट क्या आया, पास या फेल? तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरी माँ जैसे सख्त प्रिंसिपल के आगे कोई टिक सकता है क्या? तो इसका मतलब है इस बार भी फेल। हाँ और क्या। अरे ऐसे तो तुझे कोई नहीं मिलने वाली है फिर। हाँ, इस जन्म में तो शायद मैं कंवारा ही रह जाऊंगा। हेलो, अरे हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा, सॉरी सॉरी, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, रुक मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ? अरे मेरी कजिन का फोन था, मुझे आज उसे स्टेशन से लेने जाना था, लेकिन मैं तो भूल ही गई, और मैंने ना ये फाइल्स भी पूरी नहीं की। बॉस से छुट्टी मांगूंगी तो जाने भी नहीं देगा, और दिव्या को यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। अरे तुम्हें पहले उसको बता देना चाहिए था, अब बेचारी अकेले खड़ी रह जाएगी स्टेशन पर। अरे मैं ही चला जाता, लेकिन आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। ए आकाश, तू चला जा, तेरे पास तो कार भी है, और हमारी बॉस शालिनी तो तुझे कुछ कहती भी नहीं है। हाँ वो तो इसका हैंडसम चेहरा देखकर ही माफ कर देती है। प्लीज तू ले आना दिव्या को, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा, जाता हूँ मैं। दोस्त के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आकाश सपना की कजिन दिव्या को स्टेशन से लेने जाता है। सपना ने दिव्या को आकाश का फोटो और नंबर दोनों भेज दिया था। आकाश स्टेशन पर पहुंचता है और दिव्या को ढूंढता है। आइए आइए आंटी, आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपका सामान उतार देती हूँ, आइए। थैंक यू बेटा, आजकल कौन किसी की मदद करता है। दिव्या तुम ही हो ना, सपना की कजिन? जी मैं ही हूँ, 1 मिनट हाँ बस। आंटी ये लीजिए आपका सामान, और ये रही ठंडे पानी की बोतल, आपको प्यास लगी थी ना? थैंक यू बेटा। सुनो बेटा, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी है, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है। अरे नहीं आंटी, ये मेरे। दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। सॉरी, उन्हें पता नहीं था कि आप मेरे पति नहीं हैं। हाँ कोई बात नहीं, उन्हें गलतफहमी हो गई होगी शायद। सॉरी, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैंने देखा आपने किस तरह उनकी मदद की। तो चले। लाओ, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं। अरे लाओ, सामान भारी है। आकाश दिव्या को स्टेशन से बाहर ले आता है और बाहर गाड़ी लेने जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि दिव्या कुछ बच्चियों को खाना लेकर दे रही थी। आकाश को दिव्या का नजरिया काफी पसंद आ रहा था। अरे सॉरी सॉरी, आपको फिर इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अब चले हम। जी चलिए। आकाश दिव्या को सपना के घर छोड़कर फिर से ऑफिस आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग से अब भी दिव्या का ख्याल जा नहीं रहा था। क्या हुआ भाई, जब से स्टेशन से आया है तब से खोया खोया सा है। हाँ, दिव्या ने कुछ कह दिया क्या? वैसे तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है, गैरों की भी बहुत मदद करती है। अरे नहीं नहीं, दिव्या ने तो कुछ नहीं कहा, और तुमने सही कहा, वो तो गैरों की भी मदद करती है। सच में अलग सी लड़की है वो। क्या बात है, आज पहली बार किसी लड़की के बारे में इतना अच्छा बोल रहा है तू। अरे कहीं दिव्या दिल में तो नहीं बस गई? अरे क्या तुम दोनों भी कुछ भी बोल रहे हो, चुपचाप अपना काम करो, चलो। आकाश को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, क्योंकि दिव्या शायद सबसे अलग थी, लेकिन आकाश उसे पसंद करने लगा था। बस बात अभी आगे नहीं बढ़ी थी। अरे आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही लेट हो गया हूँ, आज तो गया काम से। अरे आपकी फाइल। आकाश की फाइल पीछे गिर जाती है, जहां दिव्या सामने से आ रही होती है, लेकिन आकाश उसकी आवाज को सुनता नहीं और आगे बढ़ जाता है। अरे ये तो सुन ही नहीं रहे।
अरे ये आकाश की फाइल यहाँ है, उसकी मीटिंग है आज। हाँ, मैंने कई बार आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अरे उसकी मीटिंग में इस फाइल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं देकर आती हूँ। अरे वो मसला नहीं है, उसकी मीटिंग 12वीं मंजिल पर है और एक ही लिफ्ट है जो चली गई। अब क्या करे? अरे मैं जाती हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर। क्या 12 मंजिल चढ़ेगी? अरे रुक तो, अरे सुन तो। दिव्या दौड़कर 12 मंजिल चढ़कर आकाश की फाइल देने जाती है, जिसमें उसकी सांस फूल जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरह आकाश तक फाइल पहुंचा देती है। ओहो, मेरी फाइल कहाँ है? ये रही, लो पकड़ो इसे। हे भगवान, तुम 12 मंजिल चढ़कर आई हो? पहले जाओ मीटिंग अटेंड करो, जाओ। आकाश अपनी मीटिंग अटेंड करके आता है। जब तक सुनील और सपना दिव्या का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि 12 मंजिल चढ़ने के बाद उसके पांव सूज गए थे और सांस फूली हुई थी। दिव्या, आर यू ऑल राइट? तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? तुम अभी भी मीटिंग के लिए पूछ रही हो? ये ऐसी ही है, खुद के बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती है हमेशा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं ना, मैं ठीक हूँ सच में। क्या ठीक है? चल तो नहीं पा रही और कह रही है ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहती थी। सपना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी लग रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हम तो चलते हैं भाई। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ सच में। दिव्या, मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी करोगी मुझसे? ऐसे अचानक आकाश? तुम जैसी जीवन साथी मुझे कहाँ मिल सकती है, जो मेरे लिए 12 मंजिल चढ़ के आ सके। लेकिन हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो इससे मैं तुम्हारी हाँ समझता हूँ। आकाश दिव्या से शादी करना चाहता था और दिव्या भी आकाश को पसंद करती थी, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। आकाश, तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं दिव्या को पसंद करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे, उसे मैगी तक बनाना नहीं आता। कैसे पार करेगी ये परीक्षा? अरे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन दिव्या को नहीं छोड़ सकता मैं। हमारे घर जो खाना बनाती है ना कमला बाई, मैं उन्हें कह दूंगा कि दिव्या को कुकिंग सिखा दे। हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद ही मैं दिव्या को माँ के सामने ले जाऊंगा। आकाश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिव्या को खाना बनाना सिखाने के लिए कमला बाई को रख लिया और आज से उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। अच्छा, तो पहले मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये तो मुझे पता है, ये मेथी है। अरे नहीं रे बाबा, ये पालक है। चलो छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? ये कड़ी पत्ता है। अरे रे, कैसा एग्जाम पास करेगी रे ये बाबा? तेरे को कड़ी पत्ता नहीं पता? ये पुदीना है। और ये क्या है? ये हरा धनिया है। अरे देवा रे देवा, ये हरा प्याज है रे बाबा। इसको मेथी और पालक का फर्क नहीं पता, मैं क्या सिखाएगी इसको? प्लीज प्लीज कमला बाई, इसे सब कुछ सिखा दो ना, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं ये पालक, मेथी, हरा प्याज ये सब सीख लूंगी पक्का। अरे रे, तूने जो उठाया है वो पुदीना है। कितनी बार बताएगी मैं? अरे हाँ, वही तो। आकाश, अगले जन्म तक रुक सकती हो ना? सपना, तू यहाँ मदद करने आई है या डराने यार? अरे मैं तो मोटिवेट ही कर रही हूँ। कम ऑन दिव्या, यू कैन डू इट। दिव्या की रसोई की समझ उतनी ही थी जितनी लड़कों को मेकअप की होती है। अब तो कमला बाई ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे। अच्छा ये बता, ये कौन सी दाल है? ये मूंग की दाल है। अरे नहीं रे, कितनी बार बताएगी तेरे को? ये राजमा है। अब बता, दाल बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? दाल को पानी में डालेंगे। अरे नहीं रे बाबा, दाल को कुकर में डालते और उबालते, चावल को थोड़ी देर पानी में डाल कर रखते। अब ये बता, चावल कैसे बनाते? चावल को पानी में भिगो के रख लेंगे पूरा दिन और फिर उसे विसल लगवा लेंगे।
अरे वो तो छोले बनाने के वक्त करते मेरी माँ। हे देवा, कहाँ से आई है ये लड़की। मैं नहीं सिखा सकती इसको खाना बनाना। मैं इसको सिखाने जाएगी तो खुद ही भूल जाएगी। अरे मैं जा रही लिए बाबा। अरे रुको तो कमला बाई। सपना सही कह रही थी, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए आकाश। पहले रोना बंद करो बस। मैं कोई और लड़की नहीं ढूंढने वाला, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। चलो। तुम्हें आती है कुकिंग? तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ सिर्फ मेरी बीवी में ये चीजें ढूंढ रही है? उन्होंने मुझे भी खाना बनाना सिखाया है। तुम्हें भी खाना बनाना आता है? मुझे ही नहीं आता। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। आकाश की बहुत कोशिश के बाद दिव्या को कुछ चीजें बनाना आ गई थी। आकाश आज दिव्या को अपनी माँ से मिलवाने लाया था। माँ, ये है दिव्या जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। हाँ हाँ ठीक है, इसे परीक्षा के बारे में बता दिया है ना? जी जी आंटी, मुझे पता है। लेकिन आंटी मैं सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रसोई की परीक्षा में सफल हो सकूँ। हाँ तो फिर चलो आ जाओ। जी। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। चलो पहले पतीला उठाओ और खीर बना दो। जी आंटी। अरे अरे, ये पतीला नहीं कढ़ाई है। तुम्हें पतीले और कढ़ाई के बीच का अंतर नहीं पता? सॉरी। खीर बना दो और पूरियों का आटा लगा दो। खीर में शक्कर कितनी डालनी है? वो भी मैं ही बताऊं? 1 कटोरी डाल दो। जी ठीक है। अरे अरे, ये इतनी बड़ी कटोरी? ये तो बाउल है, छोटी कटोरी डालो। ओह सॉरी सॉरी। अरे दूध उबल गया, देखो ध्यान से। हे भगवान, आज तो मैं गई। कोई चांस ही नहीं है कि मैं पास हो सकूं। दिव्या को जिस बात का डर था वही हुआ। उससे चीजें सही से हुई नहीं और कावेरी का चेहरा लाल पीला हो रखा था। आंटी आप चलिए बाहर, मैं रसोई साफ करके आती हूँ। सब कुछ गंदा हो गया है। क्या हुआ माँ, आपको कैसा लगा सब कुछ? अरे उसे कढ़ाई और पतीले के बीच का फर्क भी नहीं पता। माँ मैं जानता हूँ उसे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो एक परफेक्ट पत्नी बन सकती है। क्या क्या? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। आओ मेरे साथ रसोई में। कावेरी अपने साथ श्याम और आकाश को ले आती है। वो देखो, आप दोनों को क्या लगता है? वो तो बर्तन साफ कर रही है। आज तक मैंने जिस भी लड़की की परीक्षा ली है ना, उसने खाना बनाने के बाद कभी भी रसोई को ना तो साफ किया और ना ही कभी खराब बर्तनों को हाथ लगाया। लेकिन इस लड़की ने बिना झिझके रसोई को भी साफ किया और खराब बर्तन भी साफ किए। यही होती है असली रसोई की परीक्षा, जहाँ खाना बनाना ही नहीं बल्कि रसोई को साफ रखना और रसोई को अपना समझना होता है। इसलिए दिव्या इस रसोई की परीक्षा में पास हुई है। आंटी सारे बर्तन साफ हो गए। सॉरी आंटी, मैंने आपको निराश कर दिया, लेकिन मैं। जाओ सबके लिए खीर ले आओ। क्या? अरे इस घर की होने वाली बहू ने पहली बार खीर बनाई है, सबका मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। दिव्या, तुम रसोई की परीक्षा में पास हो गई हो। सच में? लव यू माँ।